बंगाल में महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और आज उसी बंगाल में कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ है उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और पिछले साल ही महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर में से एक शहर घोषित किया गया है। लोगों की जान बचाने के लिए वो रात में ऑन ड्यूटी पे थे, लेकिन खुद की जान दरिंदों से बचाने में वो नाकामयाब। 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद लोगों की जान बचाने के बाद उसको क्या अवार्ड मिला है? रेप मर्डर। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2022 में 31,000 रेप केस दर्ज किया गया है, यानी कि 2022 में हर दिन 90 केस दर्ज हो गए। कोलकाता रेप केस को कोई तो है जो दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस केस में ऐसे 7 पॉइंट देखने को मिला है जहां पे ये क्लियर होता है कि वहां पे एक इंसान ने उस लेडी का मर्डर नहीं किया है, रेप नहीं किया है, वो एक गैंग रेप है। कोलकाता रेप केस में क्या और भी लोग शामिल है जिसे बचाने की कोशिश किया जा रहा है? और कुछ लोगों का ये कहना है कि हॉस्पिटल इसी केस को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रेप होने के बाद 5 दिन के बाद उसी जगह पे 20 मीटर की दूरी में काम हो रहा था। आमतौर पे आपने देखा होगा फिल्मों में या टीवी में कि जहाँ पे क्राइम होता है, जहाँ पे मर्डर होता है किसी का, तो वहाँ पे उस जगह को सीज किया जाता है, उस जगह को बंद किया जाता है, किसी को अलाउ भी नहीं किया जाता है इन्वेस्टिगेशन होने के पहले। और इसी केस में एक इंसान को दिखाया जा रहा है, उस इंसान का नाम है संजय रॉय। और कुछ लोगों का कहना है कि संजय रॉय पॉलिटिकल का मेंबर है और इसीलिए केस को दबाया जा रहा है। और इसीलिए आज हमें पुलिस और प्रशासन से हमें 7 सवाल पूछना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, और उस बहन के साथ जो भी हुआ है उसको इंसाफ दिलाने के लिए हमको आगे आना होगा। तो चलो इसे समझने के लिए हमें एक एक करके इसको समझना होगा। 9 अगस्त को कोलकाता में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 31 साल का एक लेडी डॉक्टर को सेमिनार रूम में रेप करके उसका मर्डर किया जाता है। उस लेडी डॉक्टर का हालत इस तरह था कि बॉडी के कई पार्ट में उसका खून बह रहा था, साथ में उसके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत खून बह रहा था, वो भी बिना किसी कपड़े में। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। उस घटना से पहले उस लेडी डॉक्टर का 36 घंटा का ड्यूटी उसी हॉस्पिटल में लगा था, जहाँ पे डे और नाइट ड्यूटी वहाँ पे करना पड़ता है, और वहाँ पे खाना पीना, रहना और फ्रेश होना उसी हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। और उस रात भी 24 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो लेडी डॉक्टर और उसके 4 साथी खाना खाने के लिए सेमिनार रूम में आए थे, और खाना खाते खाते वो लोग नीरज चोपड़ा का मैच देख रहे थे। रात के करीब 3 बज चुके थे और खाना खत्म होने के बाद वो चारों अपनी अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। लेकिन लेडी डॉक्टर नाइट में ड्यूटी करने के बाद वो बहुत थक चुकी थी और वो आराम करने के लिए वो सोच रही थी, और इसीलिए वो वहीं पे ही सेमिनार हॉल में ही कुछ देर के लिए वो सो गई थी। उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार 4 बजे के आसपास उसी हॉल में एक इंसान की एंट्री होता है और उसका नाम होता है संजय रॉय, और उसने उस लेडी डॉक्टर का रेप करके, उसको टॉर्चर करके उस लेडी डॉक्टर को मर्डर कर देता है, और कुछ ही समय के बाद उस लेडी डॉक्टर का मौत हो जाता है। और सुबह 7:30 बजे उस बॉडी को डिस्कवर किया जाता है, लेकिन उससे पहले उस बॉडी को किसने देखा, इस बारे में अभी तक कोई भी न्यूज सामने नहीं आया है। उस लेडी डॉक्टर का बॉडी 7:30 बजे मिलता है, लेकिन उसके परिवार को कब बताया जाता है? 3.5 घंटे के बाद, यानी सुबह के 10 बजे के आसपास। जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं रही, तो वो लोग हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो सेमिनार के बाहर उनको 3 घंटा बाहर खड़ा करते हैं, और उनकी अपनी बेटी की बॉडी को देखने के लिए उनको एक बार देखने तक नहीं दिया गया। उनके पेरेंट्स वहाँ पे रोते रहे, हॉस्पिटल वालों को बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनका बेटी का बॉडी को एक बार देखने के लिए दिया जाए, लेकिन किसी ने भी उनका बेटी का बॉडी को देखने तक नहीं दिए गए। 3 घंटे के बाद वो लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और वो अपनी बेटी को जब देखते हैं, जिस हालात में बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ था, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बॉडी को इस तरह नहीं देख सकता। उस लड़की के बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं था और उसका चश्मा पूरी तरह से टूट चुका था और आंख में गब गया था, और उसके बॉडी पे बहुत सारी जगह पे उसका खून निकल रहा था। मतलब बॉडी का हालत इस तरह था कि कोई भी देख के जान सकता है कि उसका रेप और मर्डर किया गया है, लेकिन शायद हॉस्पिटल वालों को शायद ये सब नहीं दिख रहा था। हॉस्पिटल के लोग तो इसी केस को सुसाइड केस मान के इसको रफा दफा करना चाहते थे। 7 पॉइंट में से पहला पॉइंट आता है कि क्यों इसे सुसाइड केस पे डिक्लेयर किया गया, और दूसरा पॉइंट आता है कि उस लेडी का बॉडी को देखने के लिए हॉस्पिटल वालों ने उनके पेरेंट्स को 3 घंटा बाहर क्यों खड़े किए थे और उनका बॉडी को क्यों देखने नहीं दिए? क्या हॉस्पिटल वाले किसी को बचा रहे थे और एविडेंस को मिटाया जा रहा था? और तीसरी शर्म की बात यह है कि उसी हॉस्पिटल का प्रिंसिपल वो बोल रहा था कि उस लड़की ने सुसाइड किया है। और अभी सवाल आता है कि उस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल ने ऐसा क्यों कहा? क्या उस प्रिंसिपल को ये पता था कि किसने उस लेडी का रेप और मर्डर किया है, या फिर उस प्रिंसिपल को कोई डरा रहा था जिसके कारण वो दूसरे हॉस्पिटल पे ट्रांसफर होते हैं? हॉस्पिटल में इतना कुछ होने के बाद हॉस्पिटल वाले इसी केस को कैसे भी करके बंद करने की साजिश कर रहे थे, लेकिन जब हॉस्पिटल के बाकी लोगों को, यानी कि डॉक्टर और नर्स लोगों को जब इस बारे में पता चला, तो उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए वो लोग रास्ते पे उतर गए। और इसके बाद तो पोस्टमार्टम होना ही था, लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब सामने आया तो उसके बाद तो ये केस और कॉम्प्लिकेट हो गया।
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि ये कोई सुसाइड केस नहीं है, ये एक मर्डर है। उसके बाद पुलिस ने दोबारा से इस केस को इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो एक इंसान सेमिनार के हॉल में आ रहा था और उसका नाम था संजय रॉय। सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ और एक ईयरफोन मिला और उसे चेक करने के बाद उस इंसान के मोबाइल पे डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। मतलब ये इंसान मर्डरर था और पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार किया और उसने अपना क्राइम को मान भी लिया। अब सवाल आता है कि संजय रॉय कौन था, लेकिन ये इंसान हॉस्पिटल में किसी तरीके से भी कनेक्ट नहीं हो रहा था, ना ही वो स्टाफ मेंबर था, ना ही वो मेडिकल पर्सन था। पांचवा पॉइंट, जहाँ पे मर्डर हुआ था वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को क्यों दिखाया नहीं जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ट्विटर पे आजकल कॉलेज के स्टूडेंट लोग वीडियो बना के ये दिखा रहे थे कि जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ के 20 मीटर की दूरी पे काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, यानी कि वहाँ पे कुछ सबूत है उसको मिटाने के लिए वहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था, अपने टीवी में देखा भी होगा कि जहाँ पे क्राइम होता है उस एरिया को बंद किया जाता है, सीज किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो उस एरिया पे काम हो रहा है और वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। जब सबको पता था कि उस हॉस्पिटल में इतना बड़ा क्राइम हुआ है तो वहाँ पे काम करने के लिए परमिशन किसने दिया? क्या ये सब करके सबूत को मिटाया जा रहा है? क्योंकि हॉस्पिटल के बाकी लोगों का तो यही कहना है। और एक बात, घटना के कुछ हफ्ते पहले संजय रॉय एक लेडी डॉक्टर को मिसबिहेव कर रहा था तो लेडी डॉक्टर ने उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया था, लेकिन इस पर पुलिस ने क्या किया? और मेरा आखिरी पॉइंट, संजय रॉय के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पुलिस को पता चला कि वो कोलकाता पुलिस के लिए वो काम करता था। लेकिन सवाल आता है कि कोई भी अगर पुलिस के साथ अगर कोई भी काम करता है या हेल्प करता है तो उसके बैकग्राउंड के बारे में चेक करने का जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर होना चाहिए या नहीं। और अगर पुलिस अगर संजय रॉय के बारे में अगर सब कुछ जानती थी तो उनको जॉब पे क्यों रखी? दोस्तों आज मैं आपको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आज सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उस दोषी को सजा मिले, फांसी मिले जो लोग की इस केस में इन्वॉल्व है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।